ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, ये हमारा जो वीडियो है आज का वीडियो, तो आज के वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास का आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मतलब कल जो सेंटर ऑफ मास था उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कल हमने सेंटर ऑफ मास जो था 2 पॉइंट मास का निकाले थे, ठीक है। फिर पॉइंट मास जो पॉइंट थे वो मासेस जो थे स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे थे, तो उनका हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट किए थे, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो हेक्सागोन के कहां पे, हेक्सागोन के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास मुझे क्या करना है, लोकेट करना है। यम है, ट्वाइस एम है, यम है, ट्वाइस एम है, यम है, ट्वाइस एम है। तो यहाँ पे किसी भी एक को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। मैंने आपको बोला था कि किसी भी एक को क्या मानोगे, ओरिजिन। ये है 0,0, इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, किसी को भी आप लोग ओरिजिन मान सकते हो। तो एक ये ओरिजिन मान लिया। और एक बात बता रहा हूं, हेक्सागोन जो है ना, ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर बोलते 2D फिगर है। 2D फिगर बोला तो इसके दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, x और y। लेकिन क्यूब होता तो क्यूब के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3, x y z। वो अलग, उसको अलग तरीके से बनाएंगे, उसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंप्लीट करेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ हम किसका देखने वाले इस नेक्स्ट वीडियो में, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड फिगर। अब सॉलिड फिगर है मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। रिजिड बॉडी बोलो या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होने वाला है, डिस्क्रीट नहीं होने वाला है। अभी कैसा होता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट यानी इंडिविजुअल मास है, एक मास m1 यहाँ पे है, एक मास m2 यहाँ पे, ये है डिस्क्रीट मास। और इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो उसका फार्मूला आपको लोगों को मैंने बताया था। क्या फार्मूला बताया था, अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x सेंटर ऑफ मास क्या था, तो m1 x1 प्लस m2 x2 और m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। लेकिन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे कि रॉड में क्या होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। रिंग या डिस्क, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस। आप ऐसा पता नहीं कर सकते m1 कहां पे, m2 कहां, ऐसा पता नहीं कर सकते। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जब होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं किस तरह से निकालना है। तो इसको ओरिजिन मान लिए 0,0। अब आपको पता है ये a दूरी पे है, बराबर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, 0, ये जो इसका, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो पता करने के लिए आपको कैसे पता करोगे, इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको x एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा, y एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का ये वाला होगा, y कोऑर्डिनेट ये वाला होगा। तो चलो बना लेता हूं पूरा सिस्टम अच्छे से, ठीक है। ये इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे यहाँ पे इतना चलना पड़ेगा, यहाँ पे इतना चलना पड़ेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो मेरे को x पे इतना चलना पड़ेगा, y पे 0 चलना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ की बात करूंगा वैसे, ये याद रखना। तो इनको डॉटेड दिखाता हूँ, डॉटेड दिखाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह समझ में आ जाएगा, ओके। अब आप लोग बताओ इसका जो x कोऑर्डिनेट निकालोगे, किसका, इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट ये वाला पोर्शन है। तो अब ये कैसे पता करोगे, तो ये पूरा 120, तो 120 का आधा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये 120, तो बताओ ये है 90, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30, 60, 90 का फंडा लगा लो। 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के आधी, ये a/2 होगा। 60 की अपोजिट साइड क्या होती है, √3/2 हाइपोटेन्यूज, तो ये √3/2 ये होगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2, √3/2 ये। उम्मीद करता हूं कि समझा होगा। क्या सबको समझ में आया, इसका x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट √3/2 कैसे आया, क्या सबको समझ में आया, मुझे बताओ। आप लोगों को समझ में आ गया। सेम इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा। ये आपका पता है, यहां तक चले आप लोग तो कितना चले, ये यहां तक आप लोग चले तो ये a और ये कितना है, ट्वाइस है। ये समझ में नहीं आएगा, इतना आसान है कि मैंने बोला कि ये पूरा कितना डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये अपन ने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये पूरा कितना 120, ये 90 है, तो 90 में 30 ऐड करोगे तो 120, ये 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या आती है, a/2। और 60 के सामने वाली क्या होती है, √3/2 हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 a।
अब बताओ यहाँ पे चलना, इस पॉइंट पे जाना है तो आपको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले, ये और ये कितना, ये होगा ट्वाइस है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस से होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ट्वाइस से होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला होगा √3/2 है, क्योंकि ये √3/2 ये भी तो है। अरे ये √3/2 ये, तो ये भी कितना होगा √3/2 a, और ये a और ये a कितना होगा ट्वाइस है। ये ट्वाइस से नहीं होगा शायद, ये a पूरा है और ये a/2 है, सॉरी ये a/2 है और ये आपका क्या है a, कितना होगा 2 1 जा 2 3/2 a, ये 3/2 होगा। 3/2 a क्यों, क्योंकि ये इतना पोर्शन क्या है a है, इतना पोर्शन ये a है, ये a है, ये a है, ये है, ये है, तो ये प्लस a/2 कितना होगा 3/2 a। समझ में आ गया सबको। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, ये a/2 है तो ये भी कितना होगा a/2। तो बताओ कितना हो जाएगा a/2 ये, और ये कितना होगा इसका x कोऑर्डिनेट ट्वाइस है और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ट्वाइस से क्यों समझा क्या, आधा और आधा एक और एक कितना होगा 2 होगा। सेम इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको सेम इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कितना होगा √3/2 a इंटू √3/2 a, x कोऑर्डिनेट 3/2 a, y कोऑर्डिनेट √3/2 a। इसका क्या होगा बताओ, सेम जितना है इतना a/2 और कितना √3/2 a। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या सबको समझ में आ गया किस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट निकाला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताओ इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे पहले सेंटर ऑफ मास का। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, m1 x1 m2 x2, ये ट्वाइस में आपके m2 का काम करेगा। तो m इंटू 0 बराबर है प्लस ट्वाइस m इंटू a/2 बराबर है प्लस m इंटू 3/2 a प्लस ट्वाइस m इंटू ट्वाइस a और प्लस क्या होगा 3/2 a m इंटू 3/2 a m इंटू 3/2 a क्या होगा प्लस ट्वाइस m इंटू a/2 प्लस m इंटू ट्वाइस a/2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबका क्या होगा सम होगा, सबका सम होगा। तो क्या होगा m प्लस ट्वाइस m प्लस m प्लस ट्वाइस m प्लस m प्लस ट्वाइस m होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बताओ ये 2m a/2 ये 2m a/2 दिख रहा है, 2m a/2 2m a/2 कितना आ गया, कहाँ गया 2m a/2 2m a/2 कहाँ गया, ये 2m a/2 ये 2m a/2 है बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0 ये m a होगा, ये कितना होगा 3/2 m a होगा प्लस ये कितना होगा 2 to 4 m a होगा, ये 3/2 m a होगा और ये m a होगा। कितना हो जाएगा आंसर आपका बोलो, ये a 3 होगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9m होगा। ये नहीं होगा 9m। अब पूरा आंसर कितना होगा बताओ, m a 4m a 5m a 5m a और m a 6m a 6m a और 3/2 m a 3/2 m a कितने 3/2 m a 2 3/2 m a और अपॉन में क्या होगा 9m। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा 3m a और 6m a कितना होगा, ठीक है कितना होगा 9m a और अपॉन में क्या होगा 9m से 9m कैंसिल। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा a होगा। a बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो a बचेगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा a होगा, मतलब यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आएगा इतना a डिस्टेंस का, आप इतना a है, यहाँ पे a कितना होगा इतना a है, तो ये पोजीशन कहाँ होगी यहाँ पे समथिंग आएगा ना कहीं ना कहीं। अब ये तो a/2 है, a/2 में a/2 ऐड करोगे तो समथिंग यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा कहीं ना कहीं बीच में। यहाँ पे ये a/2 है तो इसमें a/2 करोगे तो यहाँ पे आएगा, ये पूरा ये है यार, ये यहाँ पे आएगा समथिंग। देखते हैं अभी कहाँ पे आता है, y कोऑर्डिनेट क्या निकलता है उस पर डिपेंड करेगा। अरे बात समझ में, अभी तो सेंटर ऑफ मास का मात्र x कोऑर्डिनेट निकाला है, सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है अभी y कोऑर्डिनेट बाकी है। लेकिन आपको कोई भी फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट निकालो।
ठीक है, किसी एक को ओरिजिन मान लो, मैंने इसको ओरिजिन माना। ओरिजिन मानने के बाद में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकाला, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया। इसके कोऑर्डिनेट 3/2a √3/2a क्यों निकला वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसका ट्वाइस a और 0 क्यों निकला वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर सेंटर ऑफ मास का मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला। अभी इसी तरह सेंटर ऑफ मास का क्या निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो y कोऑर्डिनेट भी आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है, पहले इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं निकाल के बताता हूँ। ठीक है, ग्रुप में फोटो निकाल के डाल दे। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है, m into 0 twice m into √3/2a, m into √3/2a twice m into 0 और m into √3/2a और twice m into √3/2a, और सभी मास का सम 9m हुआ था। जब बताया भी था कि m और 2m 3m 4m 6m 7m और ये 9m करके, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, √3a में ये √3/2a में ये 0 हो जाएगा, √3/2a में और 2 से 2 कैंसिल, √3a में √3a में 2 √3a में 3/√2a में 3/√3/2a में तो 2 √3/2a में 2 से 2 कैंसिल, 1 √3a में बचेगा। तो 2 √3a में और 1 √3a में कितने √3a में 3 √3a में, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, MCM क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर √3 और अपॉन में 3 a बचेगा। ऊपर रूट रहेगा नीचे सिंपल रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा 1/√3a। समझ में आया क्या? तो जो पोजीशन रहेगी सेंटर ऑफ मास की, आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ये निकला था और y कोऑर्डिनेट कितना निकला 1/√3a। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन मैं जो अभी बताने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना दो बॉडी का, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है 100 ग्राम वाली, एक बॉडी जिसका मास है 100 ग्राम और दूसरी बॉडी जिसका मास है 300 ग्राम। ये दोनों बॉडी स्पेस में लोकेटेड है। स्पेस में क्यों लोकेटेड है, क्योंकि इसके पोजीशन वेक्टर में x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट है। और x y z की जो बात चलती है वो स्पेस के लिए चलती है, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए चलती है। ओके, और ये दूसरी बॉडी 300 ग्राम वाली का पोजीशन वेक्टर ये है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और पोजीशन वेक्टर की जब बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, याद रखना पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना सेंटर ऑफ मास का, तो उसको मैं नाम देता हूं, सॉल्यूशन में क्या लिख देता हूं, m1 मैंने आपके पास दिया है, एक बॉडी का मास 100 ग्राम, दूसरे बॉडी का मास 300 ग्राम, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट बॉडी उसको हम r1 का वेक्टर नाम देंगे। अब यहाँ पे x1 है, y1 है, z1 है, तो आप xCOM नहीं लिखोगे, yCOM नहीं लिखोगे, zCOM नहीं लिखोगे। xCOM लिखोगे ना तो आंसर क्या आएगा पता है क्या, xCOM लिखोगे तो 100 into 2 2 into 100 प्लस ऐसा लिखना पड़ेगा 2 into 100, अरे बाद में क्या लिखोगे पता है क्या, 5 into 100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मतलब m1 x1 m2 x2 सॉरी m1 ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया ना बेटा, तो ये होगा आपका -6 into 300 और अपन में 100 प्लस कितना 300, ये वाला फंडा लगाओ। अरे नहीं समझा क्या, मतलब आपका m1 x1 m2 x2 अपन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y से होगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं पूरा डिटेल में, तो ये ऐसा दुनिया भर का मत लगाना, डायरेक्ट इसको r1 का वेक्टर नाम देना 2i 5j प्लस 3k इस तरह से, और r2 का वेक्टर क्या नाम दोगे, r2 का वेक्टर क्या दिया -6i प्लस 4j माइनस कितना 22k, ये दिया आपके पास। तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, तो पहली चीज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या निकालना पता है क्या, सेंटर ऑफ मास मतलब आपको निकालना क्या है, सेंटर ऑफ मास। मैं बताता रहा आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास बोले तो r वेक्टर COM निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा पता है क्या, m1 r1 का वेक्टर होगा प्लस m2 r2 का वेक्टर होगा, और अपॉन में
m1 प्लस m2 होगा। ये शॉर्टकट फार्मूला याद रखना और इससे वही आंसर निकलेगा। मैं बता रहा हूँ, उससे भी निकाल के बताऊंगा ना तो यही आंसर आएगा जो बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, m1 बोला तो बोले तो कौन 100, तो 100 इंटू कितना होगा 2i की क्या 5j की क्या प्लस 3k की क्या, और m2 बोला m2 क्या बताओ 300 माइनस क्या होगा 6i की क्या 4j की क्या माइनस 2k की क्या। भैया हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करोगे हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस पाओगे। चीजों को समझने की कोशिश करोगे, इंटरेस्ट लाओगे तो पढ़ने की इच्छा होगी। अगर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो अपने कंसेप्ट बराबर क्लियर करना रे बाबा बहुत अच्छे से। तो m1 प्लस m2 बोला तो 100 प्लस कितना होगा 300, तो कितना हो जाएगा ये 200 आए, तो आय वाले को आय वाले के पास लिखेंगे, जे वाले को जे के वाले के पास, तो मल्टीप्लिकेशन करते जाता हूँ, ये 200 आय हो जाएगा, ये 300 को 1800 आय हो जाएगा, माइनस 1800 प्लस माइनस 1800, ये कितना होगा ये 500 होगा कि नहीं होगा 500 जे होगा, ये कितना होगा 300 1200 जे होगा, ये कितना होगा 300 के होगा, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 600 के क्या होगा, और इनका एडिशन करो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आय वाले को आय के पास लिखो कितना होगा 1800 और 200 कितने होंगे बताओ 2000 सॉरी 200 में से 1800 हो गए तो माइनस 1600 आय होगा कि नहीं होगा, ये कितना होगा 500 और 1700 क्या होगा जे होगा, और ये कितना होगा था 300 में से 600 के तो कितने बचेंगे माइनस 300 क्या होगा के होगा, और नीचे में क्या होगा 400, सबको 100 से डिवाइड होगा, जब ये सेपरेट होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए 416 होगा, मतलब आपका फाइनल जो आंसर आने वाला है तो -4 आएगा, क्यों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 416, तो -4 आए की क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 17 बाय क्या होगा 4 जीरो होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल -3/4 क्या होगा के की क्या, तो ये आपका आर वेक्टर सीओएम होगा गारंटी के साथ में, गारंटी के साथ में। ये आपका एक्स सीओएम है, ये आपका कौन सा सीओएम है एक्स सीओएम है, पता है क्या ये एक्स सीओएम है, यहाँ कहना कि मिस्टेक हुई, यहाँ 7 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुई यहाँ देखो गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़, तुम्हें क्वेश्चन बराबर लिखा क्या 2 5 13 2 5 13 था, अब इस हिसाब से बराबर है, वह 13 था लेकिन इस हिसाब से बराबर है, ठीक है हाँ ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों अगर एक्स सीओएम निकालोगे एक्स सीओएम तो गारंटी है कि -4 निकलेगा, ये एक्स सीओएम है, ये वाई सीओएम है, ये जेड सीओएम है। एक्स सीओएम मैंने आपको बताया था मैंने क्या 100 × 200, तो 100 × 2 कितना होगा क्या होगा 200 आय होगा कि नहीं होगा, 100 × 2 तो 200 आय होगा कि नहीं होगा 200 आय, और 3 × 6 माइनस कितना होगा 1800 आय, और अपन दोनों का सम कितना 100 और 300 कितना होगा 400 होगा, तो 200 में से 1800 हो गए तो कितने बचेंगे -1600 आए, और अपन में 400 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 416 -4 है जब, तो ये एक्स सीओएम वेक्टर है, ये याद रखना एक्स सीओएम वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है कि एक्स सीओएम वेक्टर, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा होगा। अब इसका डिस्टेंस निकालना, सेकंड चीज क्या निकालना डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम कहां से तो ओरिजिन से, बराबर है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस बोला तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी इसका मैग्नीट्यूड, आर सीओएम का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो रूट में कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, तो रूट में ये जो कंपोनेंट वेक्टर होते हैं इनका स्क्वायर का क्या होता है सम, 17/4 का स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता है, प्लस -3/4 उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका बेस सेम कर दो, तो 16 है इसके ऊपर में 16 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 कितना होगा 256, ये कितना होगा 256/16, ये 289/16, और ये 9/16 होगा कि नहीं होगा, तो 16 बेस सेम है एक बार लिखोगे, और ऊपर वालों का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 18, 18 और 6 24, बचेंगे कितने 2, 8 और 5 13, 13 और 2 15, बचेगा 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 554 होगा, तो 16 बाहर आएगा, 16 के डिब्बे में 554 आता है क्या कुछ
16 के डिफरेंस में 554 आता है क्या कुछ? इसे डिवाइड करो या √554 लिखो और अपन में कितना करोगे 4 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस रहेगा √554, उसकी वैल्यू निकालो मत निकालो, √500 के फॉर्म में लिखो, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, तो अभी तक अपन ने जो सेंटर ऑफ मास पढ़े ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पढ़े। सिस्टम ऑफ पार्टिकल वो भी डिस्क्रीट थे। डिस्क्रीट यानी एक पार्टिकल यहां से सिचुएटेड था m1, एक पार्टिकल m2, एक पार्टिकल m3, एक पार्टिकल m4, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे ये सिचुएटेड थे। अगर मान लो ये r1 दूरी पे है, या r2 दूरी पे ओरिजिन से, या r3 दूरी पे, या r4 दूरी पे, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा r से m, वो हम लोग आराम से निकाल सकते थे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे बात समझ में है क्या? अगर मैं इसको जनरल में लिखना चाहूँ तो r से मैंने कहा था समेशन mi आ रहा है कि नहीं, अपॉन में समेशन ऑफ mi। ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे समेशन ऑफ mi आ रहा है i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अरे समझ में आया क्या? तो फॉर किसके लिए आपको पता है? फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे उनके लिए, जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे उनके लिए सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला था वो क्या था? m1 r1 m2 r2 m3 r3, ऐसा करते 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 mn rn था अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ऐसा करते करते mn था। ये जनरलाइज फार्मूला हो गया, इसको बोलते हैं जनरलाइज फार्मूला। ठीक है, ये m1 m2 m3 mn ये क्या है? मासेस जो डिस्क्रीट है, अलग अलग पॉइंट पर सिचुएटेड है। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितने डिस्टेंस पे? r1 r2 r3 rn। तो आप लोगों को इनका सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फार्मूला था, और इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi ri अपॉन में समेशन ऑफ mi। इसमें भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक mi। अगर समेशन में लिखोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किसी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉड, तो ये रॉड जो है यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे कि स्फीयर हो गया, या रिंग हो गया, डिस्क हो गई, या सर्कुलर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको पता है रिंग का जो सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब ये पूरी लेंथ l है इसकी, तो आप पता कर सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा? ये इतने दूरी पे होगा, l/2 दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा? तो इस दूरी पे होगा। स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए इतने दूरी पे होगा। यहाँ पे सबका मतलब कितने दूरी पे होगा? r दूरी पे होगा। अरे कितनी दूरी पे होगा? r दूरी पे होगा कि नहीं होगा? यस और नो, हाँ कि ना? ओके, क्या समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं बात करूंगा, सेमी सर्कुलर लूप है, आपके पास एक लूप है, किस तरह लूप है? सेमी सर्कुलर लूप है, मान लो इस तरह से सेमी सर्कुलर लूप, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, इस साइड पे आएगा कहीं ना कहीं, इस साइड पे आएगा कहीं ना कहीं। ये कितना होता है पता है क्या? ये कितना होता है पता है क्या? 2r/π। ये कैसे निकलता है? ये 2r/π, ये l/2, ये सब कैसे निकलता है? इसके बारे में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, तो ये फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में जो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, तो समेशन का काम जो करेगा वो इंटीग्रेशन करेगा। ये m का काम dm करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और r तो r ही रहेगा। ये समेशन का काम इंटीग्रेशन करेगा, m का काम dm करेगा। तो जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की जब बात करते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की जब बात करते हैं, तो समेशन का काम कौन करता है? इंटीग्रल। तो यहाँ पे इंटीग्रल आएगा, समेशन की जगह इंटीग्रल आएगा, r तो रहेगा ही रहेगा, मास की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रहेगा, और समेशन का काम इंटीग्रेशन करेगा, m की जगह dm रहेगा, और इंटीग्रेशन dm यानी क्या होता है? m होता है। जिस तरह इंटीग्रेशन dx यानी x होता है, इंटीग्रेशन dt यानी t होता है, इंटीग्रेशन dm यानी क्या होता है? m होता है। तो ये टोटल मास तो 1/m इंटीग्रेशन r dm, तो ये फार्मूला होगा, और इस फार्मूले की मदद से हम
रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं, L/2 होता है। जो रॉड जो होती है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो L/2 होता है। और जो रॉड में, जिस रॉड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी है, इसमें भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है। लेकिन इस रॉड में नहीं है, इस रॉड में हो सकता है कि यहाँ कभी मास कम हो या मास थोड़ा ज्यादा हो, इधर मास कम हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो उसके लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर पे बिल्कुल नहीं आएगा, इसका सेंटर पे आएगा गारंटी के साथ में, लेकिन इसका नहीं आएगा, इसका आएगा 2/3L। तो ये 2/3L कैसे आया, ये L/2 कैसे आया, ठीक है। जो सेमी सर्कुलर लूप होता है, सेमी सर्कुलर लूप, ये देखो ये सेमी सर्कुलर लूप, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो ये इतने हाइट पे होगा, ये यहाँ पे होगा, तो ये कितना होता है, तो 2r/π होता है। तो ये 2r/π कैसे आया, ये L/2 कैसे आया, ये 2/3L कैसे आया, तो इस फार्मूले की मदद से आया, ठीक है। तो ये आपको हो सके तो याद ही रखना कि रॉड के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जिस रॉड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मास का, उसके लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है, L/2 होता है। जिसमें ये कौन सी रॉड है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, और ये कैसा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सेमी सर्कुलर क्या है, सेमी सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है, लूप के लिए। तो कैसे निकलता है, क्या निकलता है, अभी ऊपर ऊपर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक दो एग्जांपल देखेंगे, 2-4 एग्जांपल देखेंगे, 4-5 एग्जांपल देखेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकालने वाले उसकी बात करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, तो एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिए जिसकी लेंथ क्या है L, जिसका मास क्या है, पूरा मास M होगा, इसका टोटल जो मास होगा M होगा। तो ये जो L है ना, ये लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ क्या है, रॉड है। अब दुनिया भर की थ्योरी नहीं बताऊंगा, मेन मैंने ऊपर ऊपर बताएंगे, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ रॉड है, ये मैंने क्या है, टोटल मास ऑफ रॉड, टोटल मास ऑफ क्या, रॉड, ओके। तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो DM, छोटे छोटे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, DM हर जगह से छोटे। तो यहां पे मैंने ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट x दूरी पे, x दूरी पे, x दूरी पे, x दूरी पे, या आप r दूरी पे भी ले सकते हो। फिर r का फिर dr लिखोगे, अगर x लिखोगे तो क्या लिखोगे, dx लिखोगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो मैं x ले रहा हूं, तो ये x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास क्या है, dm, ठीक है, ठीक है, x दूरी पे। अब बताओ, आप लोगों को फार्मूला पता होगा, ये लैम्बडा, लैम्बडा का फार्मूला पता है क्या, क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर, बोलो, मास डेंसिटी, डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ओके। तो ये एक यहाँ पे जो dm है, तो dm छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, छोटे से इसमें dx में, ये आपका dm छुपा हुआ है, छोटे से डिस्टेंस के लिए, मतलब dm का होगा, एक छोटा सा एलिमेंट होगा, और छोटा सा एलिमेंट कितने दूरी पे होगा, dx दूरी पे होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा dx होगा। तो आपको बताओ लैम्बडा का और एक फार्मूला बनेगा, dm, और ये का काम कौन करेगा, dx करेगा, मास पर यूनिट लेंथ। dm कितने लेंथ पे छुपा है, तो dx लेंथ पे छुपा है। तो dm का फार्मूला क्या होगा, लैम्बडा इनटू क्या होगा, dx भी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये बताने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्या कारण है मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मेरे को, इसका सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना है, इसका क्या निकालना है बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो xcm मेरे को निकालना है, xcm। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, क्योंकि हम रॉड की बात कर रहे हैं, तो रॉड में x कोऑर्डिनेट ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, इस रॉड में, ठीक है, आड़ी रॉड में, ठीक है। तो xcm क्या होगा बताओ, आप लोगों को पता है, इंटीग्रेशन मैंने जब भी बताया था 1/8 बताया था, अबे 1/m बोला था ना, 1/m r dm बताया था मैंने। r का काम कौन करेगा, x करेगा, और x क्या होगा, dm होगा, बराबर। अब बताओ dm की वैल्यू क्या है, लैम्बडा dx है, क्योंकि x है तो dx आना चाहिए, x है तो क्या आना चाहिए, dx, तो dm की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो dm मैंने क्या है, लैम्बडा dx है, dm मैंने लैम्बडा dx कैसे, तो मैंने आपको बताया, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू लेंथ,
तो मेरा समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 1/m x की जगह क्या लिखोगे, x तो जैसा का वैसे रहेगा, dm की जगह लैम्बडा dt लिख दोगे। लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, लैम्बडा को कॉमन निकालोगे, तो 1/m into लैम्बडा और x dx बचेगा। ठीक है, तो बताओ लैम्बडा की वैल्यू फिर से बताओ, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू m/l है, m/l। तो mcm क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एक बात बताना भूल गया कि इसकी जो ये इसको ओरिजिन मानेंगे 0,0, तो इस 0 से लेकर कहां तक रहेगा, पूरी l तक रहेगा, क्योंकि ये जो x जो छुपा है तो 0 से लेकर x के कहां से लेकर कहां तक है, 0 से लेकर कहां तक है, l तक है। x इक्वल टू l नहीं है क्या, यहाँ पे आप लोग x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू क्या लोगे, l। बोले तो क्या लोगे, 0 से लेकर क्या लोगे, l, 0 से क्या लोगे, l। तो यहाँ पे क्या होगा, ये m/l होगा, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर बाय 2, आपको फार्मूला तो पता होगा, x की पावर 1 है तो x का पावर 2 अपन में 2, और यहाँ पे 0 से लेकर क्या आएगा, l आएगा। तो एक बार x की जगह क्या आएगा, ये 1/l जैसा का वैसा, एक बार x की जगह क्या आएगा, l का स्क्वायर बाय 2, और एक बार 0 का स्क्वायर बाय 2 आएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 1/l इंटू क्या होगा, l स्क्वायर बाय क्या होगा, 2 होगा। तो l से l कैंसिल, तो l/2। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मैंने बोला था l/2 पोजीशन पे आएगा। बोला था कि नहीं बोला था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा XUM, मैंने कितना आया, l/2 आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, सेंटर ऑफ मास किसका, तो यूनिफॉर्म रॉड का, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वो कितना होगा, इज l/2। ये आप लोगों को याद रखना है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा यूनिफॉर्म रॉड का वो l/2 कैसे हुआ, तो आप लोगों को बताया, a माने लेंथ ऑफ रॉड, ये माने टोटल मास ऑफ रॉड, टोटल मास ऑफ क्या, रॉड, और आपको XCM निकालना है। तो XCM जो होगा 1/m 0 से लेकर l तक के, 0 से लेकर l तक के, अभी अपने को पता नहीं है l/2 यहाँ पे आने वाला है करके, तो अपन 0 से लेकर l तक के, x की वैल्यू 0 से लेकर l तक रहेगी, x की वैल्यू जो रहेगी 0 से लेकर पूरी कहां तक रहेगी, l तक रहेगी, और x dm होगा। तो सवाल उठता है कि x यहाँ पे x यहाँ पे क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dm की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और dm की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो dm जो है, dm कितने लेंथ पे है, तो dx लेंथ पे है, तो dm की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इंटू dx होगी, लैम्बडा इंटू dx होगी। तो लैम्बडा को कॉमन निकाल लिया, x dx बच गया। अब लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, mcm कट गया 1/l, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x का पावर 2 अपॉन में 2, एक बार l आएगा और एक बार 0 आएगा, तो l स्क्वायर बाय 2 रहेगा, तो l स्क्वायर बाय 2 बचेगा, एक l से एक टर्म से l/2 बचेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीजों को किस तरह से सॉल्व करना है करके। ठीक है, तो अभी सेंटर ऑफ मास किसके लिए देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए देखेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है वो कैसा नहीं होता, बोला मैंने, एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो एक जैसा नहीं होता, याद रखना आप लोगों को कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर कैसा होता है, तो लैम्बडा की वैल्यू तो आप लोगों को पता है, लैम्बडा की वैल्यू क्या होती थी, वहां पे क्या होती थी, लैम्बडा की वैल्यू क्या होती थी, मास पर यूनिट लेंथ होता था, बराबर, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता, तो b इंटू एल का काम क्या करेगा, x करेगा। तो b की वैल्यू जो होगी, b नहीं है, ये बीटा है, ठीक है, बीटा टाइम्स होगा, तो बीटा टाइम मास होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इंटू बीटा की वैल्यू, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी गलत हो गया, मास पर यूनिट लेंथ होगा, और लैम्बडा की वैल्यू क्या निकालना है, bx निकालना है। तो bx कैसे निकलेगा, bx लैम्बडा की वैल्यू bx। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होगा यहाँ पे आप लोगों को लैम्बडा की वैल्यू निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे, एक मिनट रुको, एक जैसा नहीं होगा, या आप लोगों को यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा एक जैसा नहीं होगा, मतलब आपकी जो डेंसिटी जो होगी वो एक जैसी नहीं होगी। डेंसिटी मान लो यहाँ पे एक्स में डेंसिटी यानी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, बराबर है, तो मास पर यूनिट लेंथ तो होता है, चलेगी एक जैसी नहीं रहेगी। ये यहाँ पे एक बीटा कांस्टेंट आएगा,
और एक्स टाइम्स रहेगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये एम बाई एल जो रहेगा वो भी बढ़ेगा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये बन जाएगा। तो चलो देखते हैं एक्स डी एम, और इसका फार्मूला ये भी बताया था मैंने आपको, डी एम अपॉन में डी एक्स, ये भी बताया था। डी एम की वैल्यू क्या होती थी, लैम्बडा इंटू क्या होती थी, डी एक्स होती थी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पुट करना है, डीएम की जगह लैम्बडा इंटू डी एक्स पुट करना है। लैम्बडा इंटू क्या करना है, डी एक्स में पूरा बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो डीएम की जगह क्या पुट कर दिया, लैम्बडा इंटू डी एक्स पुट कर दिया। 1/m जैसा का वैसा, 0 से लेकर एल, एक्स की वैल्यू जैसी की वैसी, लैम्बडा यानी क्या होगा, बी एक्स होगा। तो बी एक्स बीटा एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। ये बीटा यानी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कभी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक्स के हिसाब से ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो बीटा टाइम चेंज होगा, तो बीटा कॉमन निकल जाएगा, 1/m इंटू क्या होगा, बीटा होगा। 1/m इंटू क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब बीटा कॉमन निकाल दिया तो 0 से लेकर एल, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, डीएक्स होगा। ओके, एक्स स्क्वायर क्या होगा, डीएक्स होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, डीएक्स होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, डीएक्स होगा। अब सवाल उठता है कि अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, 1/m इंटू बीटा जैसा का वैसा। इसका फार्मूला क्या होगा, x का पावर 3 अपॉन में 3, और 0 से लेकर क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा बाई m क्या होगा, l क्यूब बाय 3, क्योंकि 0 आएगा तो नेक्स्ट टाइम 0 होगा। अब सवाल होता है कि बीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन डीएम का फंडा लगाना पड़ेगा, टोटल मास का फंडा लगाना पड़ेगा। टोटल मास यानी क्या होता है, टोटल मास यानी होता है आपका इंटीग्रेशन डीएम। तो ये डेरिवेशन कैसे है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये याद रखना 2/3 है। यूनिफॉर्म रॉड के लिए l/2, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए 2/3 है। अगर ये आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये सब कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है कि लैम्बडा की वैल्यू बीटा टाइम्स x रहेगी करके। बीटा यानी कांस्टेंट रहेगा, तो बीटा टाइम्स x रहेगी, बस इतना से याद रखना है, बीटा कॉमन निकालना है, ठीक है। अब ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, मैंने यूनिफॉर्म नहीं ये बोला, मैंने यूनिफॉर्म में बोला था क्या, नहीं यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। तो इंटीग्रेशन डीएम होगा, और डीएम का मतलब क्या होता है, लैम्बडा डीएक्स होता है। ये 0 से लेकर एल, तो 0 से लेकर एल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कांस्टेंट नहीं है। तो डीएम यानी क्या होता है, डीएम यानी क्या होता है, लैम्बडा इंटू डीएक्स होता है, बराबर है, लैम्बडा इंटू डीएक्स होता है। लेकिन लैम्बडा कैसा यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बता दिया था। लैम्बडा की वैल्यू क्या होता है, लैम्बडा की वैल्यू बीटा इंटू एक्स, और ये डीएक्स जैसा का वैसा। तो क्या निकल जाएगा बताओ, बीटा क्या निकल जाएगा, बीटा क्या निकल जाएगा, कॉमन। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, x का स्क्वायर बाय 2, और 0 से लेकर क्या आएगा, एल। बोले तो क्या होगा बताओ, बीटा l स्क्वायर बाय 2 होगा। तो ये किसकी वैल्यू हुई, m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू आप पुट करोगे, तो m की वैल्यू जब मैं वहां पुट करूंगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, कहां लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रॉड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये फार्मूला आया था, बीटा एल का क्यूब अपॉन में कितना था, m था। m के जगह क्या लिखोगे, बीटा एल का स्क्वायर बाय 2 इंटू कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 ऊपर कूदेगा, एल क्यूब से एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा, एल बचेगा, और अपॉन में क्या होगा, 3। तो 2/3 ये आप लोगों को याद रखना है सेंटर ऑफ मास नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। 2/3 ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसी तरह किसके लिए, लूप के लिए तो मैं लिखवा के देता हूं, उनके लिए उनका डेरिवेशन से मैसेज निकलेगा, वो आप लोगों को याद रखना है। फिर एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके, ठीक है। वो चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, इसका को याद रखना है। तो अभी सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर लूप, तो सेमी सर्कुलर लूप में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा यहाँ पे रहेगा लोकेटेड, मतलब y एक्सिस पे ही रहेगा आपका, ठीक है। तो y एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा आपका, y एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास रहेगा आपका, इसको ओरिजिन मानेंगे, इसी को आप लोग ओरिजिन मानेंगे। 0,0 या हाइट पे रहेगी, यहाँ पे हाइट आएगी, इस पॉइंट पे 0,h रहेगा पॉइंट। तो ये जो हाइट रहेगी ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास YCM, और YCM कितना होगा, 2r/π, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है, मैंने आपको शॉर्ट में फार्मूला बता दिया, ओके, 2r/π। और बाद में सेंटर ऑफ मास किसके लिए, यूनिफॉर्म कोण के लिए, तो कोण पे x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, और ये z एक्सिस, तो z एक्सिस पे रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे और y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास दोनों 0 रहेगा, ओनली z एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, और उसका फार्मूला आप लोगों को याद रखना है 3/4h, कितना, 3/4h। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। मैंने आपको रॉड के लिए बताया, रॉड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए l/2, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए 2/3l, यूनिफॉर्म रॉड के लिए l/2, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए 2l/3, सेमी सर्कुलर लूप के लिए
2r/5 और यूनिफॉर्म कोण के लिए 3/4 इसके जो एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हार्ड वर्क करो, स्टडी करो।